नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से डिम्पी और अभिषेक है। तो बाजार में कुछ स्टॉक्स में रिकवरी तो है, इनफैक्ट कुछ स्पेस में रिकवरी जरूर है, लेकिन बाजार पर लगातार जो दबाव दिख रहा है, ये छठवां दिन है और हम ये बात भी कर रहे हैं कि लगभग 800-900 पॉइंट्स इरोड हो चुके हैं। निफ्टी पर भी पिछले कुछ दिनों में 18,900 के नीचे बाजार वहां से रिकवर नहीं हो पाया। 257 पॉइंट्स आप निफ्टी पर देख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी आपको 600 पॉइंट्स, लगभग 42,000 के पास आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। लेकिन ऐसे में जो दिन भर में एक जो जहां से थोड़ा सा सपोर्ट या फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, वो उन स्पेसेस में थी या रिलेटिव स्ट्रेंथ जो थी एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में थी, क्योंकि वहाँ नंबर्स अच्छे आए। और आप देखें तो आईटीसी, एचसीएल टेक जहाँ नंबर्स अच्छे थे वहाँ पर स्ट्रेंथ बनी रही। इंडसइंड बैंक में क्लियरली जो अपना स्टेक हिंदुजा बढ़ा सकता है, उसको देखकर आज थोड़ी सी मूव जरूर दिखाई दे रही है। एचयूएल जैसे स्टॉक्स में आपको मूव दिखाई दी। उसके अलावा मिड कैप एंड स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा हैमर्ड दिखाई दिए। लेकिन मेटल इंडेक्स में, मेटल स्टॉक्स में आपको फिर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दी एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। अदरवाइज हैमरिंग तो सारे ही स्पेसेस में दिख रही है। आज सुबह जब हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात कर रहे थे तो ये बात की जा रही थी कि शायद हम 18,400-500 के आसपास के, यानी 200 डीएमए के नीचे उस लेवल्स को शायद निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है। एक बार आज का और फर्दर एक्शन, क्योंकि आज एक्सपायरी का डे है, इंपॉर्टेंट है एक बार ये देखना कि आज कौन कौन से सेक्टर से स्टॉक्स में रोल ओवर फिगर निकल कर आती है। डिम्पी से थोड़ा और ग्लोबल मार्केट्स को और एफएनओ के डेटा को नंबर क्रंचिंग के लिहाज से भी समझते हैं। डिम्पी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि इंतजार करना होगा एक्सपायरी के बाद रोल ओवर कहाँ दिखेंगे, लेकिन मेटल में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ से बेटर रोल ओवर हो सकते हैं क्या? क्या दूसरे और स्पेसेस कौन से हो सकते हैं? देखिए, मेटल्स में रोल ओवर उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ मेटल्स में रोल ओवर हो रहा है, तो ये पॉइंट है। इसलिए मेटल अब थोड़ा नोटिस हो रहा है मार्केट के अंदर। जो रोल ओवर नहीं होता ना, वो नोटिस भी नहीं होता, तो इसलिए वो थोड़ा रोल ओवर हो रहा है, इसलिए आपको है। वैसे उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा और हो सकता है अगली सीरीज़ में। देखिए, दो चीज़ें बहुत तेज़ी से चलती हैं। फर्स्ट होता है जिसका कम रोल ओवर होगा और जिसका ज़्यादा रोल ओवर होगा, उसी का इम्पैक्ट होता है। जिनका मीडियोकर रोल ओवर है, यानी कि एवरेज रोल ओवर है, वो अगली सीरीज़ में सुस्त और ठंडे पड़े रहते हैं। ये कुछ एक अभिषेक ने आपके सामने ग्राफिक्स रखे हैं कि 6 दिन में मार्केट्स कैसे कैसे टूटा है, ये आपको अब अच्छे से पता लग गया होगा। ये कुछ वैसा ही है कि जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन था एफ का, जिसमें कॉम्बिनेशन था ग्लोबल मार्केट्स का, इसलिए बड़े शेयर्स का करेक्शन भी आपको दिख रहा है, जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो सारे टिपिकली लीडर्स थे जिन्होंने अगले पिछले 6 दिन में 5-6% तक के लॉसेस दिए हैं। और इसमें से 1-2 कंपनीज तो ऐसी थी जिनके इसी सीरीज़ के अंदर रिजल्ट्स आए, अक्टूबर सीरीज़ के अंदर ही रिजल्ट्स आए, लेकिन रिजल्ट्स ने अपना दामन अलग से रखा और उसने मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। ये हमने कई बार आपके सामने पॉइंट किया है। फिर हमने रोल ओवर्स के नंबर निकाले हुए हैं। उस रोल ओवर के साथ साथ में हमने एक्सपर्ट से कॉल भी लिए नवंबर की, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ हम अगर लकीर कोई पीटते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगली सीरीज़ के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर आपको कुछ सेलेक्टिव कॉल्स लेनी होंगी। हमने रोल ओवर के नंबर के हिसाब से ये चीज़ तो साफ़ है कि मार्केट में ज़रा रोल ओवर कम हो रहा है। डैट मीन्स जो पेन था वो इसी महीने में कट रहा है। अगली सीरीज़ लाइट है। दूसरा पॉइंट, मार्केट तो ओवरसोल्ड हो गया है। कहाँ से पता लगेगा कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है? पहला, पुट कॉल रेशो से। दूसरा, रिलेटिविटी स्ट्रेंथ इंडेक्स से, जिसको हम आरएसआई कहते हैं। इन दोनों से बाजार पता लग रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। तीसरा पॉइंट, क्या बाजार यहाँ से चल सकता है, अगर चला तो कौन सा बेस बनाएगा? ये कुछ एक एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आज हमने 12 बजे का हम शो कर रहे थे तो उनसे हमने नवंबर सीरीज़ के हिसाब से सौदे लिए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर सौदे प्लस के हैं। उसमें ऑटोज़ आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, जैसे शिल्पा राउत की दोनों ट्रेड ही ऑटो से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा एक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जिसके भी नंबर आने हैं, वो आपको जय पटेल की ट्रेडिंग कॉल्स में दिख रहा होगा। एशियन पेंट्स, जिसके भी नंबर अभी अभी आए हैं, आप उसकी भी कॉल देख पा रहे हो, नीतीश पावस्कर ने आपको दी है। और एक कंजम्पशन का शेयर आपको डाबर भी दिख रहा होगा। कहने का लेवल आप मतलब यही है कि मार्केट में जो हुआ सो हुआ, इसके लिए हमने आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। शायद आपको मेरी वो सारी वर्डिंग्स ध्यान हो रही होंगी जो हमने कही थी कि जब तक 850 पार होगा नहीं, बाजार चलेगा नहीं। 500 टूटेगा तो 200-300 पॉइंट और ख़राब होगा। 19,000 भी चला गया तो दिक्कत बढ़ जाएगी। वो सब चीज़ें आपको सारी चीज़ें नोटिस हो रही होंगी। और सुबह के सेशन में अभी बाजार नहीं टूटा था 250 पॉइंट, हमने आपको इंडिया विक्स से बात नोटिस करवाई थी कि इंडिया विक्स ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि यहाँ पर बॉटम बन जाए।
तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को वेट एंड वॉच में करना होगा। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, और मैं हाथ जोड़ के भी कर सकता हूँ रिक्वेस्ट, आप ना वॉल्यूम कम रखो। आप बाज़ार में इस अपॉर्चुनिटी को उतनी जल्दी मत पाओ, ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाज़ार को थोड़ा सेटल हो जाने दो, उसके बाद आना। ऑप्शंस में ट्रेड अभी मत करना, आप थोड़ा धीरे धीरे काम करो और पहले अपने जो सौदे ले रखे हैं उसको बचाओ। नए वालों को क्या आ जाना चाहिए, उसका जवाब भी अभी ना है। नए वालों को भी अभी नहीं आना चाहिए। चले पुराने वाले जो फंस गए सो फंस गए। एक और पॉइंट, जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है क्या उनको अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए? मैं सारी चीज़ आपको बता नहीं सकता, शीट पे और ग्राफिक्स की फॉर्म में ला नहीं सकता, लेकिन उन सबका एनालिसिस करके एक बात ज़रूर बता सकता हूँ कि जिन्होंने अक्टूबर में शॉर्ट किया है ना, उनका एक लेवल का प्रॉफिट आ चुका है। वो अगर बुक करना चाहें तो ज़रूर बुक कर सकते हैं। नवंबर में हो सकता है कल से या आज शाम से या परसों से थोड़ा थोड़ा बाज़ार सुधरना शुरू हो जाए, तो इसलिए एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ार ऊपर आएगा फिर बिकने के लिए आएगा, लेकिन फिलहाल ऊपर आने की एक बार प्रोबेबिलिटी लगती है जो 200-250 पॉइंट करीब करीब आ सकता है। अभिषेक। बिल्कुल, तो बाजार का माहौल थोड़ा सा भी नेगेटिव ज़रूर है। 18,850 के आसपास से निफ्टी, लेकिन पिछले 2-3 घंटे से देख रहे हैं कि वहीं पर कम से कम टिका हुआ है। तो अगर आपको इसको अच्छे साइन के तौर पर देखना तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन 250 अंकों की कमजोरी, लगातार छठे सत्र में गिरावट। नतीजों का फ्लेवर भी आपके सामने में रख रहे हैं। जिंदल 100 के नतीजे हैं और आय 35% बढ़कर 5,466 करोड़ रुपए पर आई है। मुनाफे में 532% का उछाल है, मल्टी फुल जंप है। 376 करोड़ रुपए का आंकड़ा निकल के आया है और शेयर है 7% ऊपर। ऐसे बाजार में जो आपको ज्यादातर शेयर लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जहां नतीजे अच्छे आ रहे हैं, कम से कम बाजार उनको रेस्पेक्ट कर रहा है, इसको एक अच्छे संकेत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। अब अपने मेहमानों को जोड़ते हैं और पहले जिंदल 100 पर एक राय लेंगे, उसके बाद हम बाजार की बातचीत करेंगे। नागराज शेट्टी, नितलेश पावस्कर और ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नागराज जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और शुरुआत करेंगे जिंदल 100 के नतीजों के साथ। नतीजों के बाद शेयर 6% ऊपर, एक तेज स्पाइक हमने शेयर में देखा है क्योंकि बहुत अच्छे नतीजे हैं। शेयर आपको कैसा लग रहा है और क्या सलाह देंगे आप इस पर? जी हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। चार्टी के लिए देखो कि एक नतीजे के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस देखने को मिला है ये स्टॉक में। आप लॉन्ग टर्म के आप एक बार चार्ट ऑब्जर्व करेंगे, ज्यादा के कुछ रेंज बाउंड मोमेंट ही ये स्टॉक चला है। कुछ बड़ा तेजी या बड़ा मंदी का लक्षण तो अभी तो नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से आज का जो अपसाइड बाउंस है कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि न्यू स्विंग हाई की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट ओवरहेड रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 405 408 के आसपास, ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म में नहीं जा सकता है। ठीक है, जिंदल 100 को लेकर ये व्यू, लेकिन एक और हमारे मेहमान विजय चोपड़ा, फंडामेंटल एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। विजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है ET Now स्वदेश पर। चोपड़ा साहब, जब आपसे पिछली बार हमारी बातचीत हो रही थी ना, तो उस वक्त इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे और आपने कंसर्न जाहिर किए थे कि थोड़ा ये स्ट्रेच होगा और बाजारों को परेशान करेगा भी, और वो चीज़ हमने देखी भी। हालांकि फाइनेंशियल इंपैक्ट कम है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट के लिहाज से, क्रूड के लिहाज से अहम हो जाता है। और अभी हम देख रहे हैं कि 20वें दिन में युद्ध खिंच गया है। बाजारों के इस फॉल को चोपड़ा साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? 6 दिन की लगातार गिरावट हो गई, आपको लगता है कि ये अब थम जाएगा, बहुत हो गया, या फिर यहां से अभी थोड़ा सा दर्द और बाकी है? अभिषेक जी, 2-3 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। आपने, धन्यवाद आपका कि आपने रिकग्नाइज किया और बात याद रखी जो मैंने कही थी। क्योंकि उस दिन बाजार थोड़ा ठीक था तो सभी लोग, आई थिंक सारे चैनल्स पे बोल रहे थे खरीदिए खरीदिए। मैं बोल रहा था कि मत खरीदिए, थोड़ा वेट करिए, इंतजार अच्छा होता है। कई बार जो पैसा आपकी जेब में है वो सबसे सुरक्षित है। और आप मार्केट में कई बार अच्छे स्टॉक्स में भी जाते हैं। अगर आप अभी हाल फिलहाल में पिछले 6-7 दिन में देखें, जो TCS और रिलायंस का भी जो हाल हुआ है, जो निफ्टी के बेलवेदर स्टॉक्स हैं, या ITC का जो हाल हुआ है, हम सब ने देखा। तो केवल ये युद्ध नहीं है। देखिए, 3-4 एंगल से हमें इस समस्या को समझना पड़ेगा। पहली चीज तो युद्ध है जिसमें एक डर है कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज इसके अंदर कूद सकते हैं और क्रूड जो है वो परेशान कर सकता है। अगर क्रूड दोबारा से 120-130 गया तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है हमारी नेशनल बैलेंस शीट के लिए। दूसरे एंगल से आप समझिए कि यूएस में बॉन्ड यील्ड्स कहाँ पहुंच गई है 5% के ऊपर। वहां पे जो मॉर्टगेज लोन्स हैं,
वो करीब करीब 8% के ऊपर 8.25% पे ट्रेड कर रहे हैं। जो कार लोन्स हैं वो 9% पे हैं, और जो ओल्ड कार लोन्स हैं वो 13% के ऊपर हैं। इतने रेट तो इंडिया में भी नहीं है। जिन कंट्रीज ने कभी इतना हाई इंटरेस्ट रेट देखा ही नहीं, और वहां पर जो लोन्स चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग लोन्स है या जो नए लोन्स लिए जा रहे हैं, तो वहां पे डिफॉल्ट का डर बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर यूएस लगभग बैंक्रप्सी की सिचुएशन पे है, वहां पे उनकी डेट लिमिट ऑलरेडी 33 ट्रिलियन की हिट हो चुकी है। अभी तक कोई रेजोल्यूशन आगे की बात नहीं कर रहा है कि किस तरीके से डेट रेजोल्यूशन होगा या और पैसा प्रिंट किया जाएगा। यूएस ऑलरेडी यूक्रेन में मदद कर रहा है और अब इसराइल को भी मदद कर रहा है। इन सब में पैसा लगता है, और पैसा है कहाँ? जो कंट्री ऑलरेडी अपने डेट सीलिंग को हिट कर चुका है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन बन गई है। ऊपर से क्रूड और बाकी कमोडिटीज जो हैं, ऑयल रिलेटेड कमोडिटीज काफी परेशान कर सकती हैं। तो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक। अगर आप भारत में देखें तो नो डाउट भारत जो है इन कंट्रीज से बहुत अच्छी सिचुएशन पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी इन्फ्लेशन भी अभी तक तो लिमिट में है, मगर मैं हाल फिलहाल में कहीं पढ़ रहा था कि प्याज के रेट दोबारा बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्फ्लेशन परेशान करेगा, जैसे कभी पीछे टमाटर के हुए थे या एडिबल ऑयल के हुए थे। तो थैंकफुली कोई मेजर एडिबल या फूड कमोडिटीज इन कंट्रीज से नहीं आती। थोड़ा बहुत इंपोर्ट हम लोग करते हैं, बट वो रेगुलर स्टेपल नहीं है। तो आप केवल इसको एक लड़ाई के रूप में ना देखें, एक इस तरीके से देखें, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर कूद सकते हैं। और अमेरिका इस समय जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, उसकी हालत ठीक नहीं है। और यूएस में अगर कुछ बैंक्स ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी डिफॉल्ट रेट्स बहुत हाई है वहां पर, ये चीज पूरी मीडिया में नहीं आ रही है, बट डिफॉल्ट रेट्स काफी हाई है। तो बहुत बहुत विकट सिचुएशन है। और मैं ये कहूंगा कि बहुत ही संभल के निवेश किया जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप्स में रहें। अगर आपको रहना भी है तो लार्ज कैप्स में रहें, मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहें। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीक भी आपको एडवाइस किया था। तो इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच और बच के चलना ज्यादा बेहतर है। और अगर आपको लगता है तो गोल्ड सिल्वर में आप निवेश कर सकते हैं ईटीएफ के द्वारा। ओके, ऑल राइट, बिल्कुल। नहीं, ये रिस्क आप एक पॉसिबल पोटेंशियल रिस्क जो आप बता रहे हैं, यूएस का जो बैंकिंग का रिस्क है वो काफ़ी बड़ा है, और क्रूड का खतरा तो अब तक टला ही नहीं है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि 100 और 105 तक भी शायद ब्रेंट क्रूड जा सकता है। बिल्कुल विजय, आपकी ये वैल्यूबल एडवाइस समय समय पर हमारे व्यूअर्स को मिलती रहती है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलिए, अब आज के क्या ट्रेड्स होने चाहिए अगर कोई पुल बैक इस एक्सपायरी के बाद, जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता, रूल आउट नहीं किया जा रहा, अगर वो आता है तो उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नागराज शेट्टी, निथिलेश पवास्कर और ध्वनि पटेल हमारे साथ तीनों बने हुए हैं। एक बार आइए इनसे समझते हैं। नागराज, गुड आफ्टरनून। अगर यहाँ से एक पुल बैक के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो कौन से स्पेसेस पहले रिकवरी दिखाएंगे? क्या आपके ट्रेड्स उसी ट्रेड के हैं, उसी स्पेस से हैं, या फिर आपने स्ट्रेंथ वाले ट्रेड जो अब भी इस मार्केट में रेजिलियंस दिखा रहे हैं उन्हें लिया है? कौन से ट्रेड्स लिए आपने आज? जी हाँ प्रियंका, गुड आफ्टरनून। मार्केट का आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे, लास्ट 3-4 दिन से अच्छा खासा हैमरिंग हुआ है। इवन दो 200 डीएमए के नजदीक तो इंडेक्स पहुंच गया है निफ्टी, लेकिन अभी भी कुछ रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं है। लास्ट 2-3 घंटे में एक साइडवेज रेंज मूवमेंट इंट्राडे चार्ट में देखने को मिला है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न ऐसा कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि ये जो 200 डीएमए का जो सपोर्ट है अराउंड 18,930 के आसपास, सॉरी 18,830 के आसपास, वो एक साइड डाउन साइड ब्रेकआउट होने वाला है। क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में, शार्प डाउन साइड मोमेंटम में कहीं ना कहीं ऐसे ही मानते हैं कि सपोर्ट्स जो सिर्फ एक लेवल बन जाता है, और जब से जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इजीली टूट जाता है नीचे के स्तर में। मुझे नहीं लगता ये 200 डीएम में बड़ा कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक बड़ा अपसाइड बाउंस के लिए एक कुशन बनेगा। इवेंचुअली ये सपोर्ट 1-2 दिन के बाद सपोर्ट ब्रेक होने वाला है। वो नजरिए से मैं 2 शॉर्ट ट्रेड देना चाहूंगा, जो भी प्रिवेलेंस है मार्केट, जो भी ट्रेंडिंग है ऑन द डाउन साइड। फर्स्ट वन मेरा M&M है। M&M आप चार्टिकली देखोगे एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पैटर्न फॉर्मेशन करके आज डाउनसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, एक रेंज बाउंड एक्शन का। आज अच्छा खासा गिरा है अराउंड 3.5% का, और एक 1500 का सपोर्ट का डाउनसाइड ब्रेकआउट देने की एज पे खड़ा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न नेगेटिव है। M&M नवंबर फ्यूचर अराउंड 1516, 1517 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इधर से शॉर्ट कर सकते हैं। उसका डाउनसाइड टारगेट रहेगा 1460 और 1560 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा दूसरा ट्रेड है बर्जर पेंट।
आप चार्टिकली बर्जर पेंट को देखोगे, एक शार्प डिक्लाइन के बाद एक लास्ट 2 हफ्ते के पहले एक छोटा सा एक अपसाइड बाउंस आने की कोशिश की, उसके बाद में वापस दोबारा लास्ट 2-3 दिन से एक शार्प गिरावट दिखने को मिला है। 200 डे ईएमए के नीचे फिसल गया है ये स्टॉक। इस स्टॉक में भी शॉर्ट कर सकते हैं। नवंबर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, अराउंड 542 के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसका डाउनसाइड टारगेट रहेगा 515 का, और 555 का एक 558 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये बात हुई दो शॉर्ट कॉल्स। तो यहाँ से आप अब भी कोई पुल बैक के ट्रेड में अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप तो सेल ऑन राइज का वेट, रैली का वेट करेंगे। और M&M क्योंकि ऑटो थोड़े वीक दिख रहे हैं आपको, और दूसरा आपने जो बताया वो दो शॉर्ट कॉल्स आपने, और दूसरा बर्जर पेन स्टॉक क्योंकि क्रूड तेज है। लेकिन इस बीच स्टरलाइट टेक के भी नंबर्स आए थे, पूरी नंबर्स लेकर आते हैं, लेकिन जितना पढ़ पाए उसमें टॉप लाइन में रेवेन्यू में भी लगभग 11-11.5% की कमी देखने को मिली है। देखते हैं दूसरे, और जब पैट और मार्जिन निकल के आती हैं फिगर्स तो कैसी आती हैं। लेकिन आप एक और सोर्सेज से देख रहे हैं, जियो फाइनेंशियल, कल भी ये न्यूज़ आई थी कि अब तक लिस्टिंग के बाद से टोटल प्रमोटर बाइंग जो आई है वो 6 करोड़ प्लस की आई है। लगभग लिस्टिंग के बाद भी प्रमोटर्स ने अपनी लगभग 1% के करीब अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ स्टॉक्स जो आज ध्वनि, तो ये तो नागराज का व्यू रहा, अब समझ लेते हैं ध्वनि का व्यू। ध्वनि आप कैसे प्ले आउट कर रही हैं? आप भी क्या थोड़े से राइज होने के बाद इंडेक्स को यहाँ से मोमेंटम प्ले करने के बाद फिर शॉर्ट का मौका ढूंढेंगी, या उससे पहले जो पॉसिबल रिकवरी है उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहेंगी, या आएगी ही नहीं रिकवरी आपके हिसाब से, साइडवेज मूव है? और ट्रेड्स क्या होंगे आपके? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून प्रियंका। और यहाँ से मेरी तरफ से जो ट्रेड्स है, तो एक बाय का और एक सेल का ट्रेड रहेगा। ओवरऑल मेरी तरफ से इंडेक्स का जो नजरिया बनता है कि यहाँ से हमें डेफिनेटली एक पुल बैक मिलेगा, जहाँ पे 19,000 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट निफ्टी का जो एक्चुअल सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन, पुल बैक के बाद जो ब्रेकडाउन होगा, तो मेरा यहाँ पे मानना है कि 18,600 का लेवल जो हमने अक्टूबर 21 में एक हाई बनाया था, उसी हाई को वापस से रिटेस्ट करेगा। बट यहाँ पे पुल बैक के लिए मेरा जो बाय का ट्रेड रहेगा, तो डिफेंसिव सेक्टर की तरफ जाऊंगी, जहां पे आईटीसी का स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है। ओवरऑल स्टॉक ने आज एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दिया है, और जहां तक मार्केट्स का सवाल है, तो इन सिनेरियोज में हम ज्यादातर डिफेंसिव सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। तो पुल बैक के लिए जो आईटीसी में ट्रेड रहेगा, तो आपको 445 या 450 तक का एक अपवर्ड मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है, तो 429 का लेके चलिए। यहाँ पे ओवरऑल वीक सेक्टर्स में मुझे मेटल स्पेस लगता है। मेटल स्पेस में डेफिनेटली हमें एक यहाँ पे रोल ओवर देखने को मिल रहा है, और इंडेक्स भी जो था वो कल हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। बट आज के दिन में यहाँ पे जो गिरावट है वो काफी यहाँ पे सारे ही स्पेसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो वेदांता में मेरा सेल का ट्रेड रहेगा। यहाँ पे आप 205 से 200 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 217 का मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्वनि पटेल के कुछ एक ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे। जियो फाइनेंशियल्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, प्रमोटर्स ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस पर और ज़्यादा जानकारी सौमित दे रहे हैं। सौमित बताइए, कल तो जियो फाइनेंशियल्स की खबर थी, इसमें 6 करोड़ थे शेयर्स, अब कुछ और भी है क्या? तो हमें सोर्सेज से जो पता चल रहा है वो यही है कि प्रमोटर्स ने और ओपन मार्केट्स में शेयर खरीदे हैं जियो फाइनेंशियल के। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो वो मुकेश अंबानी फैमिली ग्रुप आ जाता है। तो कल उन्होंने करीब 1 करोड़ शेयर्स खरीदे थे ओपन मार्केट से, और आज और एक 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट से। टोटल 2 करोड़ शेयर्स की खरीदारी अब तक हुई है ओपन मार्केट से। अब प्रमोटर का एम है कि 2.5 करोड़ शेयर से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने की जियो फाइनेंशियल में, और उसमें से 2 करोड़ की बाइंग अब तक हो चुकी है। तो और 50 लाख शेयर्स की बाइंग आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब लिस्टिंग से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने करीब 0.97% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जियो फाइनेंशियल में, और ये स्टेक खरीदने के बाद उनकी जो होल्डिंग है वो और 0.5% से बढ़ के करीब 47.2% के आसपास हो जाएगी। अब याद रखिएगा, सबसे पहले हमने ये न्यूज़ अगस्त 29 को रिपोर्ट किया था, और उस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल के जो शेयर प्राइसेस थे वो 206-207 के लेवल के आसपास ही थे, तब प्रमोटर बाइंग आई थी। और पिछले 2 दिनों में भी अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइसेस इसी लेवल के आसपास थे जब हमें वापस से प्रमोटर बाइंग देखने को मिली है जियो फाइनेंशियल में। इस समय करीब 2 करोड़ शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, और 50 लाख शेयर्स खरीदने की एक्सपेक्टेशंस है सोर्सेस के हिसाब से। अमित, मेरे को थोड़ी और जानकारी आपसे लेनी है, 1 मिनट रुकिएगा जरा।
ये कल तक ये नंबर आ रहा था कि 6 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी वो प्रमोटर्स फैमिली बाय कर चुके हैं, यानी कि अंबानी फैमिलीज बाय कर चुके हैं। ये उसके अलावा 2 करोड़ है या फिर उसी 6 करोड़ के अंदर ये 2 करोड़ शेयर्स ऐड ऑन होंगे? इसके अलावा उन्होंने और 2 करोड़ शेयर्स किए थे। अगस्त 29 को जो हमने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने करीब 5 करोड़ शेयर्स खरीदे थे ओपन मार्केट से, वो उसकी कंफर्मेशन थी कल जो खबर आई थी। अब उन्होंने और 2 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। 6 करोड़ शेयर से जो शेयर होल्डिंग बढ़ी थी वो सेकंड क्वार्टर मतलब सितंबर एंडेड क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग बढ़ा था तभी हुआ था ये चीज़, और तभी भी हमने आपको ये चीज़ पहले खबर में बता दी थी अगस्त 29 को कि उन्होंने ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदे हैं। बट आज और कल में उन्होंने और 2 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं जियो फाइनेंशियल्स में। खरीदे जा रहे हैं, यानी कि सामने टर्मिनल पे सौदा पंच हो रहा है, ऐसा ही? सॉरी, आपकी आवाज ओपन मार्केट से बाय? हाँ, ये भी सीधा ओपन मार्केट से बाय, ये भी हो रहे हैं ओपन मार्केट से बाय हुए हैं 2 करोड़ शेयर्स। ठीक है, ये कोई ब्लॉक का एक्सचेंज है या सीधा ही पब्लिक से शेयर लिए जा रहे हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सौमित, ये ब्लॉक से हो रहा है ट्रांसफर या फिर सीधा पब्लिक के शेयर्स लिए जा रहे हैं? मल्टीपल ब्लॉक्स हुए हैं ओपन मार्केट में, जहां पे कल 1 करोड़ शेयर्स उन्होंने खरीदे थे और आज वापस से 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरी जानकारी देने के लिए। आपने हिंट भी किया कि 50 लाख शेयर और खरीदे जाएंगे। आज भी इस शेयर का इम्पैक्ट ये है कि 2.5% ये शेयर ऊपर है, क्योंकि प्रमोटर्स खरीद रहा है। कोई और खरीदता तो फ़र्क नहीं पड़ता, प्रमोटर खुद खरीदे, फिर वो अंबानी खरीदे, इस रेट पे खरीदे तो फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप शेयर गिरते हुए मार्केट में भी 2-2.5% ऊपर देख पा रहे हैं। खैर, इस पर मैं एक टेक लूँगा। इस बीच कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स आ गए हैं, एक बार उस नंबर्स को भी ऊपर लेके आते हैं और मेरे पास जैसे डिटेल आ जाएगी तो मैं और थोड़ा फाइन ट्यून कर दूंगा इसको आपको। फिलहाल के लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इनका मुनाफा 52% बढ़ा है। एक केमिकल और फर्टिलाइज़र वाली कंपनी का अगर 52% मुनाफा बढ़ा है तो ये कम से कम अच्छी बात है। आय करीब 22-23% के आसपास बढ़ी हुई है। मार्जिन्स एक बार और पता लग जाएं, क्योंकि गैस के प्राइसिंग और कुछ कमोडिटी के प्राइसिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, खासकर इस तरह की कंपनीज़ पे। तो एक बार वो आ जाए मेरे पास मार्जिन्स तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। इस बीच चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। ये जो मैं जियो फाइनेंशियल वाली खबर है ना, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग व्यू से लेना चाहता हूँ। चोपड़ा जी, आपको ध्यान होगा ना, पिछली बार भी 202-203 के रेट पे आके पोजीशन ली गई थी। कुछ फंड ने भी लिया था, आप तो बता भी रहे थे मोतीलाल ओसवाल ने पोजीशन ली है। अब फिर से खबर ये आ रही कि प्रमोटर कुछ और शेयर ले रहे हैं। ये वही रेट है सर, 202-205 वाली ब्रैकेट वाला एरिया। तो एक इन्वेस्टर को भी यहाँ पे आके फिर से बाय करना चाहिए, इन्वेस्टर को भी ले ही लेना चाहिए। जब फंड खरीदा तो कुछ सोच के खरीद रहा होगा ना। देखिए डिप्टी, बहुत सारी कंपनीज अपने बायबैक अनाउंस करते हैं और बहुत सारी कंपनीज अपना स्टॉक खुद खरीदते हैं। तो जब प्रोमोटर बाइंग होती है तो इससे बिल्कुल सीधा आप रिलेशन बना सकते हैं कि प्रोमोटर को कंपनी में बहुत कॉन्फिडेंस है और नो डाउट वो रिलायंस है, जैसे आपने कहा, वो अंबानी साहब खुद ले रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग है। लास्ट टाइम भी जब मोतीलाल ने बाइंग किया था 205-206 पे, वहीं पे लो बना था। तो ये कहना बहुत कठिन है कि यहाँ लो बना है कि नहीं बना। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ को लंबी अवधि के लिए जियो फाइनेंस लेता है तो इसमें पैसा जरूर बनेगा, क्योंकि अभी उन्होंने अपना जो एनबीएफसी है उसको भी उन्होंने लॉन्च किया है और बहुत जल्द हम देखेंगे कि जियो फाइनेंशियल जो स्टाइल है मुकेश भाई का काम करने का, वो आते हैं और फिर वो छा जाते हैं। तो आपको शहर शहर में इनके ऑफिसेज दिखेंगे और बहुत वाइड स्प्रेड काम दिखेगा, क्योंकि वो छोटा काम करने के लिए तो जियो फाइनेंशियल उन्होंने खोला नहीं। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छे कन्विंसिंग वैल्यूएशंस हैं और इसको यहाँ पर खरीदा जा सकता है। और एनबीएफसी बिजनेस, अगर आप कोई भी बड़ा एनबीएफसी देख लें तो नो डाउट मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगले 4-5 सालों में ये 2000 का भी भाव बने या 5000 का भी भाव बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जियो फाइनेंस लेके रखिए। नो डाउट एनबीएफसी बिजनेस अच्छा बिजनेस है और अगर इसको आप प्रॉफिटेबली रन कर गए और इसमें एनपीएस कम रहे तो निश्चित रूप से क्या पता आपको जियो फाइनेंस एक और बजाज फाइनेंस बन रहा हो। ठीक है, दूसरा बन भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि भाव और भावनाएं दोनों ठीक हैं। भावना ये कहती है कि देश के नंबर 1 कंपनीज बनाने के लिए प्रमोटर जी जान लगाएंगे। भाव ये कहते हैं कि 262 वाली चीज़ अगर आपको 205, 210, 215 पे भी मिल जाए तो फिर क्या बुरी है। क्या आपको ध्यान होगा, डी मर्ज होकर बनी हुई एंटिटी है, निकाली हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज में से 262 के रेट पे, तो आपको तो डिस्काउंट पे मिल रही है ना। आप इसी से भी खुशी मना सकते हैं कि जिस रेट पे दूसरों को मिला मेरे को उससे सस्ता मिला हुआ है शेयर है, तो आपका तो कुशन वैसे भी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जब बिजनेस बढ़ेगा बनेगा तब की तब बात, लेकिन प्राइस के हिसाब से
एंट्री की जा सकती है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस से सौमित को अपने साथ जोड़ेंगे। रिलायंस को अच्छा कवर करते हैं, इसलिए नंबर्स भी उन्हीं से ही जानेंगे। दो हिस्सों में नंबर होंगे, एक तो उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ऑयल एंड गैस वाला वहाँ पे, और दूसरा जियोस के नंबर जो है अलग से उनसे पता करेंगे। तो छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़े उससे पहले एक बार नितिलेश भी है हमारे साथ, उनकी कॉल्स भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद सौमीत से रिलायंस का एक प्रीव्यू समझेंगे। नितिलेश बताएं। देखो यहाँ पे मैं इंडेक्स में लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 18,870 18,860 ये लेवल्स यहाँ पे दिख रहा है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 18,780 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट को हम लोग ध्यान में रख के यहाँ से हम लोग बाइंग प्लान करेंगे। थोड़ा सा डेड कैट बाउंस के लिए हम लोग प्लान करेंगे, और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 19,000 से लेके 19,050, क्योंकि आज हमने हमारी जितनी भी शॉर्ट्स पोजीशंस थी वो कट कर ली, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। जो हम लोगों ने 18,800 के आसपास पोजीशन शॉर्ट की थी, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ से बाउंस को प्ले करने के लिए। लेकिन ये ट्रेड मेरा कल के लिए ही वैलिड है, क्योंकि मार्केट में एक विशाल में फिर से हमें बिकवाली ही करके चलता है। तो आप तो यहाँ से तो पुल बैक को प्ले करेंगे, और इंडेक्स पर ही आपने 1950 के टारगेट के लिए आप यहाँ से फ्यूचर्स निफ्टी का बाय करके चल रहे हैं। ठीक है नितिलेश की ये कॉल जो इंडेक्स पर आ रही है, लेकिन आईपीओ प्राइमरी मार्केट में भी जिस तरह का एक्शन है, एक नया आईपीओ भी आ रहा है, और वो है सेलो वर्ल्ड का आईपीओ 30 अक्टूबर को खुलने वाला है। कंपनी की इशू से करीब 1900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, और आईपीओ पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी मिस्टर प्रदीप राठौड़ और सीएफओ मिस्टर अतुल परोलिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही ईटी नाउ स्वदेश पे। प्रदीप जी, पहले आपसे सवाल रहेगा, ये जो आईपीओ है ये कंप्लीट ओएफएस भी है, इसका पर्पस क्या रहेगा, और आप क्यों आप अपने स्टेक बेचना चाहते हैं? हम लगभग 13.8% बेच रहे हैं। सेलो एक B2C कंपनी है जो रिटेल एंड में ब्रांडेड प्लेयर है, जहाँ पे एक बार लिस्टिंग होने के बाद ब्रांड को और विड्थ बहुत मिलती है। और सेकंड है कि जब हमको इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना होगा, जब वी वांट टू ग्रो मच फास्टर, तो ये शेयर की प्राइस जो है वो करेंसी की तरह यूज होती है, एंड वी कैन बाय गुड बिजनेसेस एंड इंटीग्रेट देम। थर्डली, बिकॉज ये कंपनी आज की तारीख में प्रमोटर ड्रिवन है, दो वी हैव अच्छी टीम है हमारे पास में पूरी, और पर इसको फुल्ली प्रोफेशनल करने के लिए भी हमने सोचा कि एक बार whatever OFS we could do, we have built this business over years, तो इसको प्रोफेशनल नेक्स्ट 5 से 7 साल में 100% ये कंपनी को प्रोफेशनली चलनी चाहिए। उस विजन के साथ में ही हम ये आईपीओ में आए हैं। और तो यानी आप इन फंड्स का एक्सपेंशन के लिए, फर्दर एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट हम जो आपके पीयर कंपैरिजन में भी देख रहे हैं, आपकी जो पीयर कंपैरिजन में ROC है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और एक जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी हम देख रहे हैं। इसलिए आपके CFO से मैं सवाल पूछना चाहूँगी, जो हमारे साथी हैं इस वक्त, उनसे बात करना चाहेंगे कि जो ये रेवेन्यू ग्रोथ हम देख रहे हैं FY 21-23 के लिए लगभग 30% की है, विच इज़ क्वाइट अ गुड नंबर, डिसेंट नंबर। ये ग्रोथ कितनी सस्टेन करेगी सर? आगे जाके जब बेस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमने जो प्रोजेक्ट किया है लगभग 19 से 23% ओवरऑल ग्रोथ हमने प्रोजेक्ट किया है, और जिसमें सेगमेंट कैटेगरी वाइज सी की लाइक ग्लासवेयर में हमने 27 से 30% ग्रो करने का प्रोजेक्ट किया हुआ है, और IT इंस्ट्रूमेंट में 25 से 27%, और हाउसवेयर में दैट इज अदर देन ग्लासवेयर वहाँ हमने 16 से 18% प्रोजेक्ट किया है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आईपीओ के मकसद और कंपनी किस तरह से ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी यहाँ से, उस पर भी हमें जानकारी देने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। लेकिन बाजार की जो नज़र है कल शिफ्ट होगी फिर से नतीजों पर, और कल निफ्टी के ढेर सारे नतीजे हैं, 7 नतीजे निफ्टी के आएंगे, लेकिन रिलायंस पर सबकी नज़र होगी। तो नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, क्योंकि शेयर थोड़ा सा दायरे में रहा है, 2300 रुपये के आसपास बेस फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ से गिर के अब 2250 रुपये के नीचे आ गया है शेयर। ये क्या नतीजे जोश देंगे
आंकड़े क्या कहते हैं, इसको दो भागों में समझेंगे। पहला तो रिलायंस प्योर और उसके बाद जियो और रिटेल को अलग से समझेंगे। सुमित, पहले रिलायंस के बारे में बताइए, O2C कारोबार जिसमें है, किस तरह के नंबर्स को उम्मीद करके चल रहे हैं और फोकस कहां पर होगा? स्ट्रीट एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस के जो Q2 के नंबर्स है वो अच्छे ग्रोथ की तरफ सिग्नल कर रहे हैं ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अगर हम देखें तो रेवेन्यू करीब 10% हायर हो सकती है, कंसोलिडेटेड एबिटा 6% से ग्रो कर सकती है और नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 11% हायर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो रिटेल सेगमेंट में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब 6% की एक्सपेक्टेशंस है और एबिटा जो ग्रोथ होगी रिटेल सेगमेंट की वो करीब 4.5 to 5% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। O2C सेगमेंट जो है वहाँ की जो एबिटा है वो 5% ग्रो कर सकती है सिक्वेंशियल बेसिस पे और O2C जो कि गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट जो है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 23% सिक्वेंशियल ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में। अब O2C बिजनेस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो वहाँ पे रिफाइनिंग स्ट्रेंथ थी सेकेंड क्वार्टर में, बट थोड़ा बहुत प्लांट शटडाउन के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था उसका और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में जो मार्जिन थे वो भी थोड़े वीकर साइड पे थे, तो थोड़े बहुत जो पॉजिटिव्स थे उसको थोड़ा ऑफसेट कर रहे थे ये दो नेगेटिव पॉइंट्स जो थे और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो O2C सेगमेंट का जो रिफाइन एबिटा है वो सिर्फ 5% से ग्रो कर रहा है। अब रिटेल सेगमेंट में जो भी ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है वो प्योरली स्टोर एक्सपेंशन और हायर फुटफॉल्स के कारण है, बट जो गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है करीब 23% का, वो इसी कारण है क्योंकि ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस अगर आप देखेंगे तो गैस प्रोडक्शन भी ज़्यादा था और गैस के रियलाइजेशन भी ज़्यादा थे सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY24 पे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट में और रिटेल सेगमेंट में थोड़ा म्यूटेड टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। ठीक है, तो ये रिलायंस की बात होगी, लेकिन सौमित जियो को लेकर क्या उम्मीदें हैं और अगर रिटेल कारोबार की बात करें तो क्या वहां से कुछ और बेहतर आंकड़े आने की उम्मीद है? और रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़े बहुत म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू सिर्फ 3% हायर होगी, एबिटा भी करीब 3 से 4% हायर आने की एक्सपेक्टेशंस है, नेट प्रॉफिट भी सिमिलर ग्रोथ के तरफ ही एक्सपेक्टेड है, बट आरपू की नंबर अगर हम बात करें तो उस पर सिर्फ 1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 180.5 से लेके नंबर करीब 182.5 के आसपास आ सकता है। सब्सक्राइबर बेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ सब्सक्राइबर ग्रोथ देखने को मिल सकता है जियो और रिलायंस जियो में, और आरपू में जो भी ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है 1% का ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, ये प्योरली इसी कारण है क्योंकि जो सब्सक्राइबर मिक्स है वो इंप्रूव हो रहा है। ब्रॉडबैंड में ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और हायर नंबर ऑफ डेज थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, और इन तीनों कारणों की वजह से अगर हम देखें तो जो आरपू ग्रोथ है वो सिर्फ 1% का है। उसके अलावा किन चीज़ों में हमें ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स पे, सबसे पहले तो क्या आउटलुक है कंपनी की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस को लेके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके उनकी क्या कमेंट्री आ रही है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री है, उस पर ध्यान रखना होगा। और टेलीकॉम बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आरपू ट्रैजेक्टरी कैसा है, कब टैरिफ हाइक लेने की उनकी एक्सपेक्टेशंस है, इस पे अगर कोई कमेंट्स आ रहे हैं तो उन पे ध्यान रखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अर्निंग्स पे। ठीक है, शुक्रिया सुमित, विस्तार से नतीजों का अनुमान बताने के लिए। 2250 रुपये के नीचे अब आकर ट्रेड कर रहा रिलायंस का शेयर। कल नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, हालांकि उसके पहले रिएक्शन RIL देगा। 1.5% आज भी नीचे है। चोपड़ा साहब, 2300 रुपये का भाव था ना, तो ये कहा जा रहा था कि रिलायंस बहुत सस्ता है, ले लीजिए ले लीजिए। तो भाव तो बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि क्या भाव के साथ वो ग्रोथ वाला कॉम्बिनेशन आएगा, उसको लेकर थोड़े से सवाल हैं। आपकी सलाह क्या है? रिलायंस अगर किसी को लेना ही है तो क्या ले ले अभी या नतीजों का वेट कर ले? अब तो एक ही दिन का समय रह गया। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन का समय रह गया। मैं जब से बाजार में आया हूँ रिलायंस तब भी था, और जब मैं चला जाऊंगा इस बाजार से रिलायंस तब भी रहेगा, और ये आपके लिए भी लागू है। और मुझे नहीं पता ये कौन कहता है कि अभी ले लो और आज ही ले लो और ये आखिरी मौका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट में जब भी आप बाइंग करें वो स्टैगर्ड बाइंग करें और स्टैगर्ड सेलिंग करें। अगर आपको माल बेचना भी है तो प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करें, और अगर आपको लेना है तो धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, अग्रणी कंपनी है और बहुत डाइवर्सिफाइड है। जिस तरीके के ब्रांड्स एक्वायर करे हैं ग्लोबली रिलायंस ने, वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप देखें, अभी डिज्नी को एक्वायर करने की बात करें, डिज्नी के इंडिया ऑपरेशंस को, तो ये मजाक की बात नहीं है। आई थिंक रिलायंस हैज मोर देन 100 ग्लोबल ब्रांड्स राइट नाउ अंडर इट्स बेल्ट। तो आप ये सोचिए कि ये कंपनी जो अभी कर रही है, जो अपना पैसा इनके पास है, ये काफी हद तक इन्होंने
जो फैंग कंपनीज को अपना स्टेक बेचा जियो प्लेटफॉर्म्स में, और काफी हद तक अपना डेट कम किया। और जिस तरीके से जिस स्ट्रैटेजी से मुकेश भाई आगे बढ़ रहे हैं, रिलायंस एक ग्लोबल कंपनी बनने वाली है या बन रही है, हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे। तो अगर आप रिलायंस पे व्यू रखें तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। जिस तरीके से पहले आज से 15 साल 20 साल पहले कहते थे और कुछ नहीं समझ में आता, रिलायंस लेके रख लो, तो रिलायंस लेके रख लीजिए। इसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी और बहुत सारे स्टॉक्स निकलेंगे, बहुत सारी कंपनीज निकलेंगी, प्रॉफिटेबल कंपनीज होंगी, ग्लोबल कंपनीज होंगी, नैस्डैक पे लिस्ट होंगी, या यूएस में डाउ पे भी, मतलब मुझे लगता है कि एडीआर वगैरह ये सब लिस्ट होंगे। तो रिलायंस को अगर आप देखें तो आप ग्लोबल कंपनी की तरह देखें और डाइवर्सिफाइड कंपनी की तरह देखें। तो अभी जो मैं ये नहीं कह सकता कि रिलायंस का बॉटम है, मगर ये अच्छी संभावना है कि कहीं से भी अब रिलायंस को घूमना चाहिए, क्योंकि काफी डैमेज हो चुका है। मेरा ये मानना है रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहेंगे, और अगर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ भी तो भी मुझे लगता है आने वाली तिमाहियों में ये कवर करेगा, क्योंकि अभी काफी कैश आउटगो गया है ब्रांड्स एक्वायर करने में। तो आई वुड से कि रिलायंस में आप स्टैगर्ड बाइंग करते रहें और एक लंबी अवधि के लिए इसमें एक व्यू बना के चलें। ठीक है, धीरे धीरे खरीदने की सलाह है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव ढेर सारे आ रहे थे, शेयर नहीं चल रहा था, तो ये सवाल उठना लाजमी है। और कोई भी बड़े शेयर, हमारा काम भी यही कि हम सवाल उठाएंगे कई बार कि आखिर शेयर चल क्यों नहीं रहे हैं, तमाम अगर पॉजिटिव्स हैं भी। और ये सवाल हम पूछते भी हैं एक्सपर्ट से। वो थियरी HDFC बैंक के लिए भी लागू होती है, रिलायंस के लिए लागू होती है, ICICI बैंक के लिए लागू होती है, ITC के लिए लागू होती है। तो ये तमाम शेयर कहीं ना कहीं इनके चलते ही बाजार में हम देखने के दायरे में फंसा या फिर थोड़ा सा नीचे भी आया है। कुछ और शेयरों को जरा चर्चा में लेकर आते हैं। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, M&M के बाद ये सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर हैं। ये 3.5% के आसपास की गिरावट दोनों में ही है। हालांकि पिछले दिनों रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, जेफरीज की अच्छी रिपोर्ट आई थी, CLSA की अच्छी रिपोर्ट आई थी। 9 से 9,500 तक के टारगेट्स बजाज फाइनेंस के लिए सुझाए जा रहे थे, और आज हम देख रहे हैं कि 7,500 के नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसमें ध्वनि, आपकी सलाह क्या होगी? इस गिरावट को कैसे प्ले करना है? क्या कॉन्ट्रा बाइंग करनी है? क्या सलाह देंगे आप? यहाँ पे दोनों ही काउंटर्स को अगर चार्टिकली देखते हैं तो कॉन्ट्रा बाइंग का कोई भी यहाँ पे एक स्कोप नहीं बनता है। बजाज फिनसर्व को यहाँ पे देखते हैं तो चार्टिकली यहाँ पे नीचे इसका जो सपोर्ट है वो 1510 का यहाँ पे लेवल बनता है, जहाँ पे बजाज फिनसर्व का हमें एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है। वहीं बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, जहाँ पे हमने टॉप देखा कि 8200 के पास से स्टॉक ने वापस से एक रिवर्सल लिया है, और नीचे की तरफ के इसके भी जो सपोर्ट लेवल है वो 7091 के करीब मिलते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स में अभी फिलहाल कोई भी कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। इन्हीं लेवल्स के पास सपोर्ट बनने पे इसके अंदर वापस से निवेश कर सकते हैं। तो ये तो बजाज फाइनेंस पर बात हुई, लेकिन जो निफ्टी की दूसरी बड़ी कंपनियों के नंबर्स है, हमने रिलायंस को तो डिस्कस किया ही, जियो मारुति सुजुकी के भी नंबर्स आने हैं। एक बार सृष्टि से समझ लेते हैं कि किस तरह से मार्जिन का ट्रेंड रहेगा, प्रोडक्शन आउटलुक क्या है, क्योंकि कई सारे डिस्काउंट्स तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिए थे, और उससे क्या वॉल्यूम एक्सपेंशन कहीं देखने को मिली है? सृष्टि, नंबर्स कैसे रह सकते हैं, पहले बताएं। इस बार मारुति सुजुकी से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिया है, जो उनकी SUV की सेल्स रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, वहाँ पे वो मार्केट लीडर भी बने हैं, और साथ ही साथ जो कंपनी के लोअर एंड मॉडल्स हैं वहाँ पे कंपनी ने कई सारे डिस्काउंट्स दिए हैं, जिसके चलते इनकी वॉल्यूम को एक पुश मिला है। वॉल्यूम ज़रूर ऊपर आई है, 7% साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है, और 11% तिमाही दर तिमाही की हमने बढ़त देखी है। तो ये सभी फैक्टर्स के चलते इस बार कंपनी के नतीजे अच्छे रहेंगे, पर अहम यहाँ पे भी होगा देखना कंपनी के मार्जिन, जो कि इस बार हम 11% आने की उम्मीद कर रहे हैं। आय की बात करें तो तिमाही दर तिमाही 15.5% का ग्रोथ, 37,349 करोड़ यहाँ पे आने की उम्मीद है। EBITDA में करीब 40% के उछाल की उम्मीद है, 4113 करोड़ पे, और मुनाफे में भी करीब 24% तक का हम जंप उम्मीद कर रहे हैं, 3095 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है। इसके अलावा अगर हम पुश की बात करें तो कंपनी ने प्राइजेस तो अपने बढ़ाए हैं, बट जिस तरीके से जापानीज येन का डिप्रिसिएशन हुआ है वो मारुति सुजुकी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर रहता है, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उस पे एक असर देखने को मिलता है पॉजिटिव वे में। तो ये सभी फैक्टर्स कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो इस बार इम्पैक्ट कर सकते हैं, पर आने वाले समय में, क्योंकि इस बार तो त्योहारी सीज़न है जिसके चलते थोड़ा पुश मिला, आने वाले क्वार्टर्स में कैसे वो सेल्स देख रहे हैं
और त्योहारी सीजन के बाद किस तरीके का ग्रोथ आउटलुक है वो काफ़ी अहम होगा देखना, और साथ ही प्रोडक्शन को लेकर कंपनी की क्या कुछ कहती है वो कमेंट्री अहम होगी देखनी। सारे फैक्टर्स आपने बताए कि वॉल्यूम ग्रोथ क्यों दिख सकती है, मार्जिन अच्छे खासा एक्सपेंडेड दिख सकता है क्योंकि प्राइस हाइक भी लिए थे कंपनी ने, प्रोडक्ट मिक्स और ऑफ कोर्स डिप्रिशिएटिंग येन। तो ये सारा कॉम्बिनेशन क्योंकि 10,000 के ऑलरेडी पार हो चुका है, मारुति में चाल आ चुकी है, अभी फिलहाल ऑटोज थोड़े वीक भी दिख रहे हैं, क्या अर्निंग्स का एक प्ले बनता है यहाँ से? आप बताएं नागराज, मारुति क्या अर्निंग्स से पहले लेके जाना चाहिए? क्योंकि लास्ट ईयर आपको लास्ट क्वार्टर भी याद आएगा, अच्छे जबरदस्त नंबर आए थे और अच्छा सर्च सिंगल डे में आया था अर्निंग के बाद मारुति में, आई थिंक 4-4.5% का आया था। जी हाँ, कुछ इंडिकेशन तो नहीं लग रहा है। 10,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है टेक्निकली, और मुझे लगता है कि अराउंड 10,100 के आसपास जो सपोर्ट है उधर तक एक आ सकता है 1-2-3 दिनों में, क्योंकि एक छोटा सा और भी डिक्लाइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यानी आपको रेजिस्टेंस पहले दिख रही है, डिक्लाइन के बाद यहाँ से एक मूव बन सकती है। ठीक है, देखना होगा कितना हद तक ये अच्छे नंबर्स इस प्राइस में भाव में हैं और कहाँ तक क्या ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है, अगर वाकई मारुति में जो सृष्टि हमें बता रही है नंबर्स रिपोर्ट करते हैं वैसे तो। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं, और हमने देखा कि अब सीमेंट काउंटर्स इतना वीक हुए भी नहीं थे, और अभी भी आप देखें तो इस रिलेटिवली जहाँ सारे स्टॉक्स में स्पेसेस में आपको वीकनेस दिख रही है कुछ काउंटर्स, और क्योंकि यहाँ पे भी नंबर्स का इंपैक्ट है, अल्ट्राटेक के अच्छे नंबर्स आए थे। अब आप एसीसी को भी देखें तो वहाँ पर भी एक लॉन्ग बिल्टअप आपको दिखाई दे रहा है। क्या एसीसी ध्वनि एक बीटीएसटी ट्रेड है, आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे लेवल्स पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम एसीसी के चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ओवरऑल स्टॉक जो है वो एक अपना डाउन यहाँ पे दिखा रहा है कि फॉल हुआ है, यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, उसको सस्टेन नहीं करा है, बट ऑप्शन डेटा यहाँ पे सजेस्टिव करता है कि इसके अंदर एक आप बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल से अगर आप इसके अंदर बाय करते हैं तो टारगेट जो है वो 1975 का बनता है, स्टॉप लॉस जो आपको इसके अंदर लेके चलना है तो 1870 का लगा के चलिए। इस बार आप एक्शन थोड़ा अच्छा देख पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ दिस कि मार्केट थोड़ा वीक है, लेकिन सीमेंट कंपनीज उतनी खराब नहीं है। आज सुबह एक एनालिस्ट थे जिन्होंने एक जेके सीमेंट के बारे में भी जानकारी दी होगी, आपको ध्यान होगा। अभी धोनी भी कह रही है एसीसी थोड़ा ठीक दिख रहा है, प्राइसिंग से ही आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई मैं बड़ी बात तो बोली नहीं, सामने प्राइस चल रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। एक और काम करते हैं, सृष्टि को ना अपने साथ वापस से जोड़ते हैं, वो फार्मास्यूटिकल्स भी कवर करती हैं ऑटो के साथ साथ। मारुति के बारे में ऑलरेडी उन्होंने बता दिया, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला के भी नतीजे आने वाले हैं, एक बार अनुमान उनसे भी समझ लेते हैं। सृष्टि बताइए जरा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला दोनों के बता दीजिए। तो दोनों ही फार्मा कंपनी से ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद है। दोनों में अगर कंपेयर करें तो सिप्ला के नतीजे जो हैं डॉक्टर रेड्डीज़ के मुकाबले बेहतर आने के अनुमान हैं। जहां पे अगर हम इनके यूएस बिजनेस की बात करें तो तिमाही दर तिमाही वहां पे गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को लेके भी यहाँ पे वेरिएशन दिखेगा, और साथ ही साथ जिस तरीके की सीजनैलिटी है वो भी प्ले इन कर सकती है। इंडिया बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे बाजी सिप्ला ज़रूर मार सकता है, जिसके इंडिया बिजनेस ग्रोथ में करीब 8 से 11% की हम साल दर साल बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं यूएस बिजनेस की बात करें तो तिमाही दर तिमाही करीब 3% की गिरावट ज़रूर हो सकती है, पर यूएस में इनकी जो जी रेवलिमिड की सेल्स है उसने ज़रूर सपोर्ट किया है, और जी एल्बिट्रॉल जो कि एक इनकी दूसरी अहम ड्रग है वहाँ पे भी मार्केट शेयर स्थिर होता हुआ दिखा है। इंडिया बिजनेस में जो प्राइस हाइक्स लिए हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रहा है, फ्रेट कॉस्ट कम हो रहा है, इन सब का भी पुश मिलेगा। और साथ ही साथ हम नंबर्स पे देखें तो सिप्ला में तिमाही दर तिमाही 3% बढ़त की हम उम्मीद कर रहे हैं। EBITDA करीब 3.5% बढ़ सकता है। वहीं मार्जिन्स तिमाही दर तिमाही लगभग फ्लैट रह सकते हैं, 23.7% वहाँ पे एस्टिमेट है। और आखिरी में प्रॉफिट भी लगभग सपाट 1006 करोड़ आने की उम्मीद है। पर सबसे ज़्यादा अहम होगा कि स्टेक सेल पे मैनेजमेंट कुछ कॉमेंट करता है या नहीं वो देखना, और साथ ही FY24 में क्या कुछ जो ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने पहले दी है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी अहम होगा देखना। ये तो रही सिप्ला की बात, पर डॉक्टर रेड्डी से थोड़े से नरम ज़रूर रह सकते हैं नतीजे, क्योंकि जी रेवलिमिड जो इनकी एक अहम ड्रग है वहाँ पे जो सेल्स है वो इस बार थोड़ी सी कम होती हुई ज़रूर दिखी है। इंडिया बिजनेस में भी साल दर साल हम 5% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि कंपनी की आय लगभग सपाट रह सकती है तिमाही दर तिमाही, पर EBITDA में करीब 7.5% की हम गिरावट उम्मीद कर रहे हैं। और 30.4% जो कि Q1 में कंपनी के मार्जिन्स थे इस बार गिरकर 27.9% पे रह सकते हैं। और मुनाफे में
तिमाही दर तिमाही 10% से ज़्यादा की गिरावट की उम्मीद है। 1246 करोड़ ये आंकड़ा रह सकता है। आने वाले समय में क्या कुछ लॉन्चेस होंगे, उस पे मैनेजमेंट की कमेंट्री पे हमारी अहम नज़र रहेगी। तो ये थी बात दोनों ही फार्मा कंपनीज के नतीजों का अनुमान। ठीक है, तो ये नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक काम करते हैं, नंबर्स का आंकलन, उसके सब चीज़ें आपने नोटिस कर ली होंगी। जरा इसके टेक्निकल चार्ट पता करवा लेते हैं। ध्वनि, आप सिप्ला चेक करना, और साथ ही मिस्टर पावस्कर, नितलेश जी आप डॉक्टर रेड्डीज चेक कर लो जब तक। ध्वनि पहले आप बता दीजिए सिप्ला के बारे में, फिर डॉक्टर रेड्डीज चेक करवाते हैं पावस्कर जी से। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे सिप्ला का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो वीकली स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बनता है, क्योंकि स्टॉक जो वो है अभी अपनी 20 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वीकलीज पे, उसके पास सपोर्ट लेके आज के इंट्राडे में हमें इसमें अंदर एक बाउंस देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे मेरा जो नजरिया है वो इसके अंदर बुलिश साइड का अभी फिलहाल नहीं बनता है। आपको इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। स्टॉक यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 1155 के लेवल्स के ऊपर जब ट्रेड करता है तो आप इसके अंदर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं, और इसका जो टारगेट यहाँ पे बनता है तो ऊपर की तरफ आप इसके अंदर 1180 तक का एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को आपको जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो आप इसके अंदर नीचे की तरफ में 1158 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। आपके रिकमेंडेशन। अब जरा डॉक्टर रेड्डीज चेक करवाते हैं। पावस्कर जी चेक कर लिए होंगे, डॉक्टर रेड्डीज बता दीजिए। फिर श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स भी आ गए हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डी में अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक है। जब तक ये काउंटर अगर 5550 ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी बाइंग नहीं कर रहा है। मुझे याद है मैंने इस स्टॉक को 6000 के आसपास सेलिंग रिकमेंड किया था 5200 के टारगेट के लिए, और अभी भी व्यू मेरा सेम ही है। जब तक ये काउंटर 5550 ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज लैब पर नितलेश का ये व्यू। लेकिन श्रीराम फाइनेंस के नतीजे आ गए हैं और एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। ग्रॉस एनपीए 6.03 से घटकर 6% के नीचे 5.6% के आसपास आ गए हैं, और नेट एनपीए में भी कमजोरी है। 2.96 से घट के 2.8% का आंकड़ा आया है। मुनाफे की बात करें तो 13% के आसपास का उछाल है, तो बढ़िया जंप मुनाफे में, और एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, सुधार, ये ठीक ठाक यहाँ पर आंकड़े हैं। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, पीपीओपी, जो कि एक बहुत ही अहम आजकल पैमाना होता है फाइनेंस कंपनियों को जज करने का, 16% का उछाल वहां पर हम देख रहे हैं, और एनआईआई यानी कि ब्याज से आय, नेट इंटरेस्ट इनकम 22% का उछाल है। तो मुनाफा 23%, आय में 22%, ओवरऑल नतीजे ठीक ठाक हैं। 1807 रुपये के आसपास शेयर है, हल्का सा प्रेशर है श्रीराम फाइनेंस पर। लेकिन नागराज जरा चेक कीजिए श्रीराम फाइनेंस को, नतीजे ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा इसको ना सपोर्ट दे सकते हैं। क्या करना चाहिए अभी? चार्ट लंबे अवधि के चार्ट देखोगे, एक रेंज दायरे में घुमा है कई दिनों से, कई हफ्तों से। निचला स्तर से अराउंड 1750 1780 से, और ऊपर की तरफ अराउंड 1950 के आसपास से। मेरे ख्याल से एक दायरे में ही रहेगा। इधर से एक अच्छा खासा बाउंस दिखने को मिला है नीचे से, और इवन चार्टिकली भी क्लोजिंग की तरफ एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि एक छोटा सा अपसाइड रहेगा टुवर्ड्स द हर्डल, टुवर्ड्स द अपर रेंज ऑफ अराउंड 1900 तक इन द नेक्स्ट 1 और 2 सेशंस में। ठीक है, 1900 रुपये तक के लक्ष्य है नागराज की तरफ से श्रीराम फाइनेंस को लेकर। लेकिन कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। आज हम देख रहे हैं कि बाजार गिर रहा है। एक और चीज़ होगी, कल से नवंबर सीरीज की शुरुआत भी हो गई है, तो इवेंट्स कौन कौन से होंगे जिस पर आपको नजर रखनी है कल के सत्र में, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, अर्निंग्स के लिहाज से अगर हम देखें तो कल काफ़ी बड़ा दिन रह सकता है। रिलायंस के नतीजे आएंगे, और रिलायंस के साथ और भी काफ़ी सारे निफ्टी कंपनीज़ हैं जो हमारे रेडार पर रहेंगे। इनफैक्ट करीब 7 निफ्टी कंपनीज़ हैं जो अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ इंश्योरेंस और BPCL भी शामिल है। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन पर फोकस करते हैं तो एस्टेक लाइफ साइंसेज फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी कंसिडर करने वाली है एग्जिस्टिंग लिमिट, इशूएंस डिबेंचर्स
और डेट सिक्योरिटीज़ के लिमिट को एनहांस करने की। इसके अलावा इंडियन होटल्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि इक्विटी शेयर्स के अलॉटमेंट को प्रेफरेंशियल रूट के द्वारा कंपनी कंसिडर करने वाली है कल की बोर्ड बैठक में। और उसी के साथ हमारी नज़र होगी M&M फाइनेंशियल्स और SBFC फाइनेंस पर, क्योंकि फंड रेजिंग को लेकर कंपनी की चर्चा होगी उनकी बोर्ड की बैठक में। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स, मगर इसके अलावा भी अगर हम देखें प्राइमरी मार्केट्स में काफ़ी एक्शन हो रहा है। ब्लू जेट हेल्थ केयर का जो IPO है वो सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने जा रहा है कल, तो डेफिनेटली ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। सो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप माक्षी, ये सारे इवेंट्स हमें बताने के लिए। चले लास्ट के 5 मिनट रह गए हैं और हम देख रहे हैं कि बाजार में किसी तरह की भी कोई रिकवरी तो अटेम्प्ट ही नहीं हुई। 18,900 के नीचे ही आप ट्रेड कर रहे थे और वहीं पर आप क्लोज भी होने की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कॉल्स को भी देखें तो आपको कॉल राइटिंग सिर्फ 19,000 के लेवल की नहीं है, 18,900 के लेवल पे भी आपको कॉल राइटिंग दिख रही है। टफ रेजिस्टेंस इनफैक्ट अब 19,000 जिस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप यहाँ पर नीचे की और जो स्ट्राइक्स हैं जहाँ पर पुट बाइंग यानी कहाँ तक खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, 18,700 की भी पुट बाय होती दिखा रही है। सपोर्ट एक्चुअली देखना कहाँ चाहिए? अगर इस डेरिवेटिव डेटा को हम देखें नीलेश, तो 18,700 की भी पुट बाय हो रही है, तो क्या हम एक बार के लिए और नीचे स्लिप हो सकते हैं कल के ट्रेड में? नागराज से ये सवाल रहेगा जी। जी हाँ एक्चुअली मार्केट का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे, इवन दो सपोर्ट के पास मार्केट खड़ा है, अभी भी कुछ सिग्निफिकेंट अपसाइड बाउंस तो दिख नहीं रहा है, कुछ इंडिकेशन तो नहीं रहा है। मेरे ख्याल से जो 200 डे EMA का जो सपोर्ट है अराउंड 18,820-30 के आसपास है, वो 18,600 to 550 के आसपास से एक बाउंस आ सकते हैं। मेरे ख्याल से एक वही कारण है, अगर और भी एक गिरावट आता है तो निचला स्तर का जो पुट का बाइंग, ट्रेडर्स वही एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरी टाइम मार्केट जो एक सपोर्ट के नीचे आता है तो उनका एक्सपेक्टेशन तो करता है कि नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आ जाए और उसके नीचे और नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आए। वही इंडिकेशन है, मुझे लगता है कि और भी मार्केट में मंदी आने की एक गुंजाइश है। ये डायरेक्शन अब भी समझ नहीं आ पा रही है कि यहाँ से और फर्दर डाउनसाइड खुलेगा जिसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इमीडिएटली आ जाएगा या फिर एक पुल बैक के बाद आएगा। अभी फिलहाल डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं है। नवंबर से नई एक्सपायरी होगी और रोल ओवर फिगर्स भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स की रोल ओवर फिगर देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल आज बाजार की अगर आप सेंटिमेंट की बात करें, आप ये पिछले 6 दिन में 1000 पॉइंट एरोड हो चुके हैं। सिर्फ आप निफ्टी पर ही बात करें और इसी तरह से आप बैंक निफ्टी पर भी देखें, वहां पर भी अच्छी खासी इरोजन देखने को मिली है। पिछले 6 महीने के इनफैक्ट जो गेन्स थे वो कहीं ना कहीं इस वीक में, इस 6 डेज में इरोड हुए हैं। और बड़ी जो हैमर्ड स्टॉक्स हैं वो ऑफकोर्स PSU बैंक स्टॉक्स देखने को मिले हैं, लेकिन अब इस फॉल में पार्टिसिपेट सारे सेक्टर्स कर रहे हैं। ये देखना होगा रोल ओवर फिगर्स में कि कहाँ पर नवंबर सीरीज के लिए आपको बेटर ट्रेड्स दिखते हैं। लेकिन अभी जब हम क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर हम स्टॉक्स देखें, जहाँ नंबर्स का इम्पैक्ट बेटर था, एक्सिस बैंक का दिन भर रिलेटिवली स्ट्रेंथ के साथ था। HCL टेक के इनफैक्ट पूरे IT पैक में, टेक महिंद्रा के वीक नंबर, डिसअपॉइंटिंग इनफैक्ट नंबर्स आए थे और टेक महिंद्रा से रिकवरी बहुत, इनफैक्ट थोड़ा रिकवर जरूर हुआ था। जिस नोट पे खुला था 3% तक के स्लिप हुआ था, लेकिन फिर भी 2% का हैमरिंग तो आपको टेक महिंद्रा पे आज दिखाई है। और इनफैक्ट ऐसे ही आप दूसरे जो काउंटर्स देखेंगे उनमें अब कहीं ना कहीं ऑटो भी आपको वीक दिख रहा है। ऑटो में M&M जैसे स्टॉक्स 1500 के लेवल पे आ गए, 4-4.25% की गिरावट आपको M&M टॉप लूजर्स में है। एशियन पेन स्टॉक्स फिर से आपको, और एशियन पेंट्स के तो आज नंबर आए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ 8 to 9% की एक्सपेक्टेड थी और 6% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि ये एक ट्रिगर पॉइंट था कि लास्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं क्रूड का प्राइजेस भी इतने ऊपर नहीं थे तो शायद इनके मार्जिन बेटर होते, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन पर एक व्यू जरूर था, लेकिन उसके चलते डिसअपॉइंटिंग नंबर्स और क्रूड ऑफ कोर्स ऑन द अपसाइड है। तो आप वहाँ पर भी एक यहाँ डैमेज ही देख रहे हैं। 3.5-4% की इनफैक्ट आप एशियन पेंट्स पर देख रहे हैं कि जो गिरावट के साथ बंद होने की तैयारी कर रहा है। बजाज काउंटर्स दोनों ही, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व दोनों में लगभग 3.5 से 4% की गिरावट। और उसके अलावा आप जितने भी एग्री केमिकल स्पेस में देखें तो उसमें जो निफ्टी का हैवी वेट है UPL, वहाँ पर भी आज लगभग 3%, इनफैक्ट 620 के आसपास था ये काउंटर पिछले 6 दिन में। लगभग यहाँ से भी 60-70 पॉइंट्स इरोड हुए हैं, लगभग 15-17% इरोड वहाँ हुआ है। और इनफैक्ट बाकी दूसरे काउंटर्स आप देखें जो गिरने वाले काउंटर्स में नेस्ले जैसे काउंटर, JSW स्टील, रिलेटिवली आपको स्टील काउंटर्स में, मेटल काउंटर फिर भी बेटर स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन वो भी इरोड होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल
एक बड़ी करेक्शन पिछले 6-7 दिन में दिखाई दी है। सेक्टोरिकली वाइज भी बात करें, हम एक बार मिड कैप का भी चेक ले लेते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा हैमर्ड हुए हैं। इनफैक्ट कई स्टॉक्स जो हैं जो अपने मार्च हाई से लगभग 50-55% गिर चुके हैं, और उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स ज़्यादा हैं। जुबिलेंट फूडवर्क नंबर्स का इम्पैक्ट दिखा, 5% ये नीचे। वरुण बेवरेजेस जैसे काउंटर्स, कोरोमंडल, हालांकि यहाँ नंबर्स इतने बुरे नहीं थे, लेकिन ये स्टॉक चल चुका था, इसलिए यहाँ भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है 4-4.25% की। PSU बैंक्स के जो स्टॉक्स थे उसमें यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स वीक दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट L&T फाइनेंस जैसे पावर के कुछ काउंटर्स में, हालांकि ये रिलेटिवली स्ट्रेंथेबल सेक्टर्स थे, इनमें इतनी गिरावट नहीं आई, लेकिन RSC, PFC यहाँ पे भी आपको आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को क्लियरली मिल रही है। कुछ और काउंटर्स जो इन दिनों में भी वीक नहीं हुए, तो उनमें रियल एस्टेट के कई काउंटर्स थे, प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स में भी आपको अब एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और बढ़ने वाले काउंटर्स में सोना कॉमस्टार, सोना BLW के नंबर्स आए थे, अच्छे नंबर्स आए थे, मार्जिन भी बहुत अच्छे स्केल पे आया, और पैट में भी अच्छी खासी जंप थी, इसलिए आप सोना कॉमस्टार को देखें तो 3-3.25% की तेजी वहाँ है। JSW एनर्जी ने इतना शार्प आज दिन भर में रिकवर किया, 1% की तेजी वहाँ पर दिख रही है। और रिटेल और जितने भी फैशन अपैरल के काउंटर्स हैं, टेक्सटाइल काउंटर्स हैं, उनमें अच्छी मूव है, और आपको वो दिख रहे हैं आदित्य बिरला जैसे काउंटर्स, ट्रेंड जैसे काउंटर्स जो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा नवंबर सीरीज़ के हम शुरुआत कैसे करते हैं। अक्टूबर सीरीज़ तो काफ़ी लाइट रही, और लेकिन अब नवंबर सीरीज़ में किस तरह का डेटा निकल कर आता है, ये सारी चीज़ें, रोल ओवर फिगर्स क्या रहती हैं, कल सुबह आपके सामने फिर होंगे हाजिर। ग्लोबल क्यूज़ को भी लेकर आएंगे, और किस तरह के रोल ओवर फिगर्स रहे, FNO का एक्शन कहाँ आ रहा, ये सारा ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। मुझे, अभिषेक और डिम्पी को दीजिए इजाज़त। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया और ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे से डिस्कस की। चलिए तो दीजिए इजाज़त, अगला शो कल की तैयारी आप अभिषेक के साथ देखें, कहीं मच जाएगा।